वैदिक सभ्यता के 4 पिलर थे, 1 2 3 4। तो ये चारों पिलर में कौन सा पिलर ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये नहीं कह सकते। चारों पिलर समान रूप से महत्वपूर्ण थे और इसी चारों पिलर पर टिका हुआ था वैदिक सभ्यता। तो ये बात आर्य लोग जानते थे, इसलिए आर्यों में रिलीजियस फ्रीडम था। आर्यों ने जो सभ्यता बनाई उसमें एक ईश्वर को की मान्यता को नहीं गढ़ा गया, उसमें बहु ईश्वरवाद, यानी कि जैसे मेरे मन में किसी देवता के प्रति श्रद्धा है, उनके मन में किसी देवता के प्रति श्रद्धा है, इनके मन में किसी देवता के प्रति श्रद्धा है। सबके देवता अलग अलग, कोई पत्थर को पूज रहा है, कोई पहाड़ को पूज रहा है, कोई नदी को पूज रहा है, कोई आकाश को पूज रहा है, कोई वृक्ष को पूज रहा है, कोई भूत को पूज रहा है, कोई किसी प्रकार इस प्रकार से कोई स्त्री को पूज रहा है, कोई पुरुष को पूज रहा है, कोई पशु को पूज रहा है, कोई पक्षी को पूज रहा है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि रिलीजियस फ्रीडम सबको था। कोई जो है यह नहीं कह सकते थे कि मेरा वाला देवता बढ़िया और तुम्हारा वाला खराब। इस प्रकार से धार्मिक मान्यता को लेकर के कभी उन लोगों में आपस में विवाद नहीं हुआ। अभी देखते हैं हम लोग के कहते हैं अपने आप को हम कि बहुत एडवांस सभ्यता में जीते हैं, हालांकि सभ्यता तो वही है, केवल कंटिन्यूटी आगे बढ़ती चली गई और ये परिष्कृत होती चली गई है। लेकिन इस एडवांस सभ्यता में भी आप देखिए मध्य पूर्व से ही या भारत में भी हर जगह रिलीजियस टॉलरेंस कहाँ है। जरा सा हम आपके धर्म पर कुछ बोलेंगे तो तुरंत जो है तो उसको लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, मारपीट शुरू हो जाता है, हो सकता है कत्ल भी हो जाए। लेकिन उस समय ऐसी बात नहीं थी। उस समय सबको रिलीजियस फ्रीडम था, सभी अपनी अपनी देवी देवता की अर्चना उपासना कर सकते थे। ये बहुत बड़ी बात है, वैदिक सभ्यता की बहुत बड़ी देन है सेकुलरिज्म, कि सबको अपनी अपनी मान्यता के साथ जीने का हक, सभी अपनी अपनी मान्यता के साथ धार्मिक मान्यताएं आगे बढ़ा सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, सबकी पद्धति अलग हो सकती है लेकिन कोई टकराव नहीं। आप देखिए इसी के आधार पर उस समय ये जो राजा लोग हुए, वैदिक काल में तो राजा थे ही नहीं, छोटी छोटी उत्तर वैदिक काल में मौर्य सभ्यता से, मौर्य के पहले हर्यक वंश, तो हर्यक वंश में भी देखिए उसके आगे नंद वंश आता है, नंद हर्यक वंश के नीचे। तो नंद वंश के राजा अगर अभी के जाति व्यवस्था में देखिएगा तो नंद वंश के राजा नाई जाति के होते थे और नाई जाति के राजा होने के बावजूद सभी जो हैं उनको सम्मान देते थे, किसी ने रिवोल्ट नहीं किया, किसी ने उनका विरोध नहीं किया। जो लोग अपने बाहुबल पर भुजबल पर राजा बन सकते थे वो बने और राजा बनने के बाद उनको छत्री कहा गया। छत्री पहले थे नहीं थे वो अलग बात है, छत्री का कोई कॉन्सेप्ट बाद में आया है। वो राजा बने और राजा बनने के बाद उनको छत्रप कहा गया और छत्रप ही वो छत्री हुए। नंद वंश के राजा वो नाई थे लेकिन वो सबके लिए एक्सेप्टेबल हुए। उसके बाद दूसरी देखिए नंद वंश के बाद वो जो है मौर्य वंश है। मौर्य वंश के राजा वो अभी की जाति व्यवस्था के आधार पर वो एससी थे, वो शेड्यूल कास्ट के थे, लेकिन वो जब राजा बन गए वो फिर क्षत्रिय कहलाए। तो इस प्रकार से देखते हैं राजा बनने में कोई बैरियर नहीं था, कोई जाति व्यवस्था बीच में अवरोध के रूप में नहीं आती थी। राजा बने और बनने के बाद वो क्षत्रिय की भूमिका में आ जाते थे, वो क्षत्रिय कहलाते थे। यानी कि क्षत्रिय जो थी वो जाति पर निर्भर नहीं था। क्षत्रिय व्यवस्था, क्षत्रिय एक पद होता था जो जाति व्यवस्था पर निर्भर नहीं करता था, वो क्या होता था एक पोस्ट होता था। और मौर्य वंश से बढ़िया राजा तो आज तक कई धरती पर हुआ ही नहीं। मौर्य वंश के समय जो भारत का विस्तार हुआ है, देखिए वो बृहद भारत जो अभी कहलाता है, तो वो सबसे ज़्यादा भारत उस समय भौगोलिक क्षेत्र अधिक विस्तार हो चुका था। वहाँ सेल्यूकस के यूनान तक भारत जो कहलाता था उस समय, और इधर बर्मा तक। ये मौर्य वंश की उपलब्धि है, तो उनसे बढ़िया राजा आज तक कोई हो ही नहीं सका। चंद्रगुप्त मौर्य इतिहास का सबसे अच्छा राजा। और उसके बाद फिर जो स्वर्ण युग आता है, आर्यन सभ्यता का स्वर्ण युग उत्तर वैदिक काल के बाद, वो आपका गुप्त वंश है। तो गुप्त वंश के राजा भी क्षत्रिय नहीं थे, वो भी अभी की जाति व्यवस्था के आधार पर वो भी ओबीसी थे। ओबीसी में या तो वो यादव थे या बहुत इतिहासकारों का मानना है
कि वो गोप यानी कि यादव थे, गोप थे या नहीं तो फिर बनिया थे। इस प्रकार से गुप्त जो है दो जाति की अवधारणा चल रही है कि या तो वो गोप थे यानी यादव थे और या गुप्ता थे या बनिया थे। तो इस प्रकार से वो ओबीसी वर्ग के राजा थे, गुप्त वंश वाले, और उनसे बढ़िया व्यवस्था आज तक भारत में नहीं हो पाई। वो स्वर्ण युग कहलाता है। तो इस प्रकार से हम दोनों प्रकार से देखते हैं, रिलीजियस फ्रीडम है और रिलीजियस फ्रीडम रहने के कारण सभी लोग अपनी अपनी मान्यता के साथ नए नए देवता, जितनी जनसंख्या उतने देवता, काहे का झगड़ा, कोई दिक्कत नहीं, सबकी मान्यता अलग अलग, जो जिसको माने उसको अपना रिलीजन, क्योंकि आज की सभ्यता जो थी वो ज्ञान पर आधारित थी। वो धर्म के वास्तविक स्वरूप को जानते थे। वो जानते थे कि धर्म जो है किसी एक तरीके से नहीं अपनाया जा सकता, धर्म का जो स्वरूप होगा वो अनंत तरीका होगा। इसीलिए सबको रिलीजियस फ्रीडम था, सभी लोग अपनी अपनी मान्यता के साथ जीते थे। इसीलिए इंडिया इज द मदर ऑफ सेकुलरिज्म ये कहा जा सकता है। लेकिन आज के समय हम लोग इस गौरवशाली गाथा को हम जान नहीं रहे थे, और अमेरिका का कहलाता है कि सेकुलरिज्म का सुरमा तो हम है, सेकुलरिज्म का सुरमा तो हम है। सेकुलरिज्म अमेरिका तो बहुत बाद में गया है, इंडिया को देखिए कि कितना ये मदर ऑफ सेकुलरिज्म है। ठीक है, अगले एपिसोड में फिर देखते हैं कि